हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत से जी जान लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों, अपनी पढ़ाई को दोस्तों करते रहिएगा और मुझसे जितना हो सकेगा आप सबके लिए उतनी मेहनत मैं करता रहूँगा। जैसे कि आप हर रोज़ देखते हैं, आपके लिए मैं पर डे एक वीडियो बना ही देता हूं। और मुझे बहुत से दोस्तों घर के काम भी रहते हैं, इसलिए मैं दोस्तों ज़्यादा आपको वीडियो नहीं बना पाऊंगा। लेकिन यकीनन तौर पे आपको ऐसे ही पर डे वीडियो मिलती रहेंगी। जैसा कि आप सब कमेंट्स कर रहे हैं, सर अच्छा लग रहा है पढ़ने में, कंटिन्यू कीजिए। हाँ दोस्तों, मैं आपको पर डे एक वीडियो बनाता रहूंगा, इससे ज़्यादा मैं दोस्तों नहीं बना पाऊंगा, लेकिन नियमित तौर पर आपको डेली एक वीडियो मिल जाएगी। और आपसे भी कहूँगा दोस्तों कि आप वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। और मेरे भाई जो नियमित तौर पर वीडियो को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट्स भी कर रहे हैं अच्छे अच्छे के सर देखने में मज़ा भी आ रहा है और याद भी हो रहा है और क्वेश्चन भी हमसे बन रहे हैं अब। तो ऐसे ही दोस्तों पढ़ाई को अपने निरंतर करते रहिएगा और धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे। तो गुप्त काल की दोस्तों हम दो वीडियो पढ़ चुके हैं। पहली वीडियो में हमने उत्पत्ति, स्रोत और प्रमुख जो राजा रहे, शासक रहे, उनके बारे में देखा। फिर दूसरी वीडियो हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या थी, प्रमुख अधिकारी जो शासन को जो चलाते थे, उन सभी के बारे में हमने देखा था। आज की वीडियो हम देखेंगे दोस्तों गुप्त काल, जो कि करीब करीब 275 से लेकर 550 ईस्वी के बीच रहा है। इस बीच दोस्तों हुआ क्या है कि करीब करीब 300 वर्षों तक जब शासन किया है, तो केंद्रीय स्तर पर जब कोई राजवंश शासन करता है तो प्रशासन में, स्थापत्य कला में बहुत सी दोस्तों नई चीजें समाहित होती हैं। और ऐसे ही दोस्तों हमें स्थापत्य कला में गुप्त काल में बहुत सी नई चीजें उत्पत्ति हुई, जिनके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमारी मेनली रहेगी स्थापत्य एवं कला से संबंधित, और इसमें हम देखेंगे कुछ जो पुस्तकें वगैरह लिखी गई हैं, उनको पुस्तकें लिखी गई हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न में दोस्तों महाकवि कालिदास थे, और भी दोस्तों जैसे कि 12 मेहर थे। इन सभी के बारे में दोस्तों हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। इन्होंने कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। दोस्तों प्राचीन भारत में अगर मैं बात करूं तो पुस्तकें जो है जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत हैं, और इन पुस्तकों को एग्जामिनर बार बार पूछता है। हालांकि साहित्यिक स्रोतों में हमने कुछ पुस्तकों को डिस्कस किया था, लेकिन बहुत सी पुस्तकें महत्वपूर्ण थी जो छूट रही थी। तो आज की इस वीडियो में मैंने सभी पुस्तकों को लिखा है कि जो गुप्त का साम्राज्य से जुड़ी हुई है और जो प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, जो आपको याद ही रखना होगा। और जितने लोग जो तैयारी करते हैं पीसीएस वगैरह की, यूपीएससी की या एसएससी की, इन पुस्तकों को वो याद ही रखते हैं। दोस्तों जहां पर ट्रिक्स लगेगी हम वहां पर ट्रिक्स लगाएंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। मेरा दोस्तों सिर्फ यही उद्देश्य रहता है कि अपनी वीडियो में मैं जितना पढ़ाऊं, आपको जैसे भी हो सके ट्रिक से हो सके, बार बार बोल के हो सके, जैसे हो सके मैं आपको याद कराऊं। और आप भी दोस्तों कोशिश किया कीजिए कि जितना मैं पढ़ाऊं, मैं आपके लिए एक दिन में एक ही वीडियो बना रहा हूं, तो आप एक को देखिए और 2-3 बार दिन में रिवाइज करिए कि 45 से 50 मिनट की मेरी वीडियो होती है। इसको आप जब 2-3 बार पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और उन्हें 2 बार पढ़ लेंगे, तो यकीनन दोस्तों आपको जरूर याद हो जाएंगी। सबसे बड़ा दोस्तों, मुझसे ज्यादा तो मूर्ख आप होंगे नहीं। जब मुझे याद हो गई तो फिर आपको तो याद हो ही जाएंगी यकीनन तौर पर। चलिए दोस्तों देखते हैं। गुप्त साम्राज्य जो कि 275 से लेके 550, सॉरी दोस्तों यह बीसी लिखा है, एडी के बीच रहता है, ईसवी के बीच रहता है। बीसी एडी यह दोस्तों कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, इन सभी बातों को हम दोस्तों पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं स्थापत्य कला। गुप्त काल की स्थापत्य कला कैसी रही। स्थापत्य कला में भवन निर्माण की कला, शिल्प कला, चित्रकला, धातु कला एवं मुद्रा निर्माण की जो कलाएं हैं उनको हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। स्थापत्य कला में जो प्रमुख मंदिर रहे हैं, मूर्तियां रहे हैं, स्तूप वगैरह जो थे, वो हम जो पुरातात्विक स्रोतों में हम डिस्कस कर चुके हैं, कहां से प्राप्त हुए हैं महत्वपूर्ण। आज की इस वीडियो में मेनली हम देखेंगे कि भवन निर्माण की, शिल्प की, चित्रकला किस तरीके से थी। ईंटों तथा पत्थरों का उपयोग होना गुप्त काल में शुरू होता है भवन निर्माण में। इससे पहले दोस्तों हमने मौर्य साम्राज्य को पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य में जो भवन बनाए जाते थे, जो इमारतें बनाई जाती थी, उनमें लकड़ी का उपयोग होता था। बताइए होता था या नहीं होता था। जिसके अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, कुमराहार जो कि बिहार से प्राप्त हुए थे,
अवशेष मौर्य साम्राज्य के प्राप्त हुए थे, जिसमें जो भवन बनाए गए थे वो लकड़ी के बनाए गए थे। लेकिन जो दोस्तों गुप्त काल में प्रमुख विशेषता है भवन निर्माण की, यह विशेषता है कि यहाँ पर ईंटों तथा पत्थरों का उपयोग भवन निर्माण में होना शुरू हो गया था। जैसे कि सांची, गया में बौद्ध स्तूप बनाए गए, सांची में, और जो बोध गया बिहार में है, वहां पर बौद्ध स्तूप जो बनाए गए हैं वो कब बनाए गए हैं? गुप्त काल में बनाए गए हैं, जिनमें पत्थरों का तथा ईंटों का उपयोग किया गया है। और गुफा कला का पर्याप्त विकास भी गुप्त काल में हुआ है। यह दोस्तों आपको मेंस में मदद करेगी वीडियो, और जो पीसीएस वगैरह में, यूपीएससी में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन में आपको 4-4, 5-5 ऑप्शन देता है, जैसे छत्तीसगढ़ और बीपीएससी वगैरह में, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन ई बनाता है। जब ऐसे प्रश्न आपसे बनेंगे तो इस वीडियो से दोस्तों आप देख के यकीनन तौर पर आप प्रश्नों को बना पाएंगे। सांची तथा गया के बौद्ध स्तूपों का जो निर्माण करवाया गया है वह गुप्त काल में करवाया गया है। और गुफा कला का जो पर्याप्त विकास हुआ है वह दोस्तों गुप्त काल में ही हुआ है। अब गुफा कला का जो प्रमुख उदाहरण हम ले सकते हैं तो उदयगिरी का जो गुफा मंदिर है, जो कि भिलसा मध्य प्रदेश में है। उदयगिरी का गुफा मंदिर कहाँ है? भिलसा मध्य प्रदेश में है, जो गुप्त काल का गुफा कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। जो दोस्तों प्रमुख मंदिर, स्तूप वगैरह हमने पुरातात्विक साक्ष्यों में नहीं देखा था, उनको आज की वीडियो में देखेंगे। जो चीजें हम पहले देख चुके हैं आज की वीडियो में उनको डिस्कस नहीं करेंगे कि हमारा टाइम फालतू में बर्बाद होगा, इसलिए मैंने उन्हें नहीं लिखा है। धमेक स्तूप दोस्तों प्रमुख स्तूप है, और एक स्तूप जो है अपवाद स्वरूप है, क्योंकि ज्यादातर जो स्तूपों का, जैसे कि सांची का स्तूप है, इन सभी स्तूपों का निर्माण जो किया गया है, ज्यादातर स्तूपों का निर्माण मौर्य काल में हुआ है, जो कि हमने देखा था। लेकिन वहां पर भी मैंने आपको अपवाद स्वरूप बताया था कि जो धमेक स्तूप है, धमेक स्तूप जो कि सारनाथ में स्थित है, इसका निर्माण जो किया गया है, कब किया गया है? गुप्त काल में किया गया था। एग्जामिनर यही देता है और कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आप याद रखेंगे धमेक स्तूप गुप्त काल का है। भीतर गांव का जो लक्ष्मण मंदिर है, याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है खासकर यूपी पीसीएस वालों के लिए। भीतर गांव का जो लक्ष्मण मंदिर है हमने डिस्कस किया था पुरातात्विक साक्ष्यों में, लेकिन इसकी प्रमुख बात क्या है कि यह ईंट द्वारा निर्मित मंदिर है। कि जैसे कि हमने पहले भी देखा, भवनों में, मंदिरों में, स्तूपों वगैरह में ईंटों एवं पत्थरों का उपयोग होना हमें गुप्त काल से देखने को मिलता है। ईंटों द्वारा निर्मित भीतर गांव का जो लक्ष्मण मंदिर है वो किससे निर्मित है? ईंट के द्वारा निर्मित है। अब देखते हैं दोस्तों, हमने देखा भवन निर्माण की कला कैसी थी, जिसमें ईंटों और पत्थरों का उपयोग किया जाता था, और प्रमुख बिंदुओं को देखा। अब देखते हैं शिल्प कला। शिल्प कला की अगर बात करते हैं, गुप्त काल से पूर्व पशु मूर्तियां अधिक बनाई जाती थी। जैसे कि हम देखते हैं दोस्तों, वैदिक सभ्यता से, बल्कि यूं कहें कि सिंधु घाटीय सभ्यता से हमें जो ज्यादातर मूर्तियां देखने को मिल रही हैं वो कैसी देखने को मिल रही हैं? जानवरों की, पशु पक्षियों की, इन सभी पेड़ पौधों की, ये सभी मूर्तियां हमें ज्यादातर देखने को मिलती हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे तो एक श्रृंगीय पशु, कुबड़ वाला बैल, ये सभी प्रमुख पशु थे। वैदिक सभ्यता में दोस्तों ज्यादातर पशुओं की मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं। और मौर्य काल में भी हम देखते हैं कि ज्यादातर जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो पशुओं की बनाई जाती थी। लेकिन गुप्त काल में एक ऐसा चल रहा है दोस्तों कि पशुओं की, पक्षियों की मूर्ति कम बनके मनुष्यों की, देवी और देवताओं की मूर्तियां अधिक बनने लगती हैं। और हमने पिछली वीडियो में दोस्तों धार्मिक जीवन में डिस्कस किया था कि मूर्ति कला उपासना का प्रमुख केंद्र बन जाती है गुप्त काल में। मंदिर निर्माण तो शुरू ही होता है, लेकिन जो मूर्ति कला है वह उपासना का प्रमुख केंद्र कब बनती है? गुप्त काल में बनती है। मंदिर निर्माण कला का विकास कब होता है? गुप्त काल में होता है। गुप्त काल से पूर्व पशु मूर्तियां अधिक बनाई जाती थी, परंतु गुप्त काल में मानव तथा देवी देवताओं की मूर्तियां अधिक मात्रा में बनाई गईं। अब दोस्तों इसकी विशेषता क्या रही है कि मूर्तियों से, गुप्त काल की मूर्तियों से नग्नता को समाप्त कर दिया गया। क्योंकि जो हम देखते थे मौर्य काल में या इससे पहले की जो है मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उन मूर्तियों में स्त्री की हो चाहे पुरुष की हो, उनमें नग्नता ज्यादा दिखाई गई थी मूर्तियों में। लेकिन मौर्य काल में होता क्या है कि स्त्रियों से नग्नता को दूर किया गया, वस्त्र, जवाहरात वगैरह मूर्तियों को जड़े हुए फिर गुप्त काल से दिखाना शुरू हुआ। यह दोस्तों विशेषता है गुप्त काल की मूर्तियों को। यही यूपीएससी वगैरह में, पीसीएस में प्रश्न बनते हैं कि गुप्त काल में स्थापत्य कला में या मूर्ति कला में, चित्रकला में कौन कौन सी विशेषताएं आई। यही है प्रमुख विशेषताएं दोस्तों। जैसे कि हम देखते हैं कि पहले गुप्त काल से मूर्तियों में नग्नता थी, गुप्त काल में मूर्तियों में वस्त्र पहनाने शुरू हो जाते हैं, आभूषण वगैरह
पहनाने शुरू हो जाते हैं और आंतरिक हाव भाव को मूर्तियों में दिखाने की जो कला का विकास होता है वह गुप्त काल में ही होता है। इसके बाद में देखते हैं हम दोस्तों चित्रकला को। चित्रकला में जैसे कि अजंता और बाघ की गुफाएं, चित्रकला में अजंता एवं बाघ की गुफाएं हैं। याद रखेंगे दोस्तों, अजंता एवं बाघ की गुफाओं से जो हमें चित्र प्राप्त हुए हैं वह कब के हैं? वह गुप्त काल के चित्र हैं। कब के हैं दोस्तों? गुप्त काल के चित्र हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि अजंता एवं बाघ की गुफाओं का जो खोज की गई थी वो किन इतिहासकारों के द्वारा की गई थी। अजंता की गुफाओं की खोज की गई अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? अजंता की गुफाओं की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। आज से अजंता और आज से अलेक्जेंडर, ऐसे दोस्तों आप याद रख सकते हैं, क्योंकि हम जब दो चीजों को एक साथ याद करते हैं तो फिर एग्जाम में कंफ्यूजन बनता है। क्यों बनता है दोस्तों? कि हम अपनी ही बुक को बार बार पढ़ते हैं, अपनी ही बुक को हम बार बार पढ़ते हैं, और जब दो चीजें एक साथ लिखी होती है या टेबल लिखी होती है तो फिर हमें कंफ्यूजन बनता है कि इसका ये होगा या ये होगा। इसीलिए मैं दोस्तों जब भी आपको टेबल पढ़ाता हूं, जैसे चाहे हमने बौद्ध संगीतियां पढ़ी हो, चाहे जैन संगीतियां पढ़ाई हो, चाहे संगम काल में मैंने 3 जो संगीतियां हुई उनको पढ़ाया है, 3 संगम हुए हैं, या फिर जब भी मैं दोस्तों टेबल पढ़ाता हूं, प्रमुख अधिकारी हो, मैं हमेशा आपको ट्रिक्स लगा के पढ़ाता हूं। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम ट्रिक्स नहीं लगाएंगे, या फिर अगर हम ट्रिक्स लगा लेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब एग्जाम में प्रश्न बनेगा, अगर आपको आता है तो आप लगा देंगे, लेकिन नहीं आता है तो इसका मतलब हमने ट्रिक्स नहीं लगाएगी तो हम नहीं कर पाएंगे। नहीं है दोस्तों, अगर नहीं आता है तो आप नहीं कर पाएंगे प्रश्न को, चाहे कितने भी आप पसीना चू के आपका पैरों तक कभी क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन आपको याद होगा तभी सही होगा। इसलिए जहां पर भी कंफ्यूजन बने आप ट्रिक्स, बेझिझक ट्रिक्स लगाएं, लेकिन हर चीज में ट्रिक्स लगाना दोस्तों गलत बात है। चित्रकला में अजंता की गुफाओं की जो खोज की गई वह अलेक्जेंडर के द्वारा की गई थी, और बाघ की जो गुफाओं की खोज की गई थी वह किसके द्वारा? वह फील्ड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? फील्ड के द्वारा। बाघ आप याद रख सकते हैं, आज से अजंता की गुफाओं की खोज अलेक्जेंडर, और बाघ यानी कि जो बाघ है शेर समझ सकते हैं आप। ट्रिक्स है दोस्तों, बाघ कहाँ घूमता है? तो फील्डों में घूमता है, यानी कि खेतों में, फील्ड में घूमता है। तो बाघ की गुफाओं की खोज कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? फील्ड के द्वारा की गई थी। अब दोस्तों है अजंता की गुफाएं और बाघ की गुफाएं, जो कि गुप्त काल से संबंधित है। अजंता की गुफाओं में टोटल जो गुफाएं हैं वह है 29। कौन सी है दोस्तों? 29 गुफाएं हैं। लेकिन 16वीं गुफा और 17वीं गुफा अपने प्रसिद्ध चित्रकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे क्वेश्चन दोस्तों बार बार यूपीएससी में, अन्य स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछा गया है कि जो अजंता की 16वीं गुफा है उसमें मरणासन राजकुमारी का एक प्रसिद्ध चित्र, चित्र नहीं दोस्तों, प्रसिद्ध चित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे कि अजंता की गुफा में टोटल 29 हैं। कितनी है दोस्तों? 29 गुफाएं, जिनमें से जो 16वीं गुफा है उसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र बहुत महत्वपूर्ण है, बना हुआ है। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? कि 16वीं यानी कि जो राजकुमारी थी 16 वर्ष की आयु में मरणासन यानी कि मरने की स्थिति में पहुंच गई थी। दोस्तों सिर्फ यह ट्रिक है आपको याद करने के लिए कि 16 वर्ष की उम्र में ही राजकुमारी मरने की स्थिति में पहुंच गई थी। क्यों? मरणासन राजकुमारी, 16वीं गुफा। अब है दोस्तों 17वीं गुफा। 17वीं गुफा कि बुद्ध के जीवन संबंधी जो चित्र दर्शाए गए हैं, या बुद्ध कला से या बौद्ध धर्म से संबंधित जो चित्र हैं वह हैं अजंता की 17वीं गुफा में। इंपॉर्टेंट दोस्तों, दोनों याद रखेंगे, और यकीनन मैं कह सकता हूं कि आपने पॉइंट्स के रूप में इन्हें रटा भी होगा कि 16वीं गुफा मरणासन राजकुमारी का चित्र और 17वीं गुफा बुद्ध के जीवन संबंधी जो चित्र है वह किसमें है? 17वीं गुफा में। इसके बाद में दोस्तों बाघ की गुफा, जिसकी खोज की गई है फील्ड के द्वारा। फील्ड के द्वारा इसमें जो तीसरे नंबर वाली गुफा है उसमें झुकी हुई स्त्री का जो चित्र है विश्व प्रसिद्ध है। बाघ की गुफाओं में 3 नंबर वाला, जो 3 नंबर की गुफा है उसमें झुकी हुई स्त्री का जो चित्र है वह विश्व प्रसिद्ध है, और दोस्तों यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, हमने दोस्तों क्या देखा? भवन निर्माण की कला को देखा, शिल्प कला को देखा और चित्रकला को देखा। अब दोस्तों देखते हैं हम धातु कला और मुद्रा निर्माण की जो कलाएं थी वो कैसी थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि नालंदा में बुद्ध की 7.5 फीट ऊंची तांबे की मूर्तियां प्राप्त हुई है। जैसे कि हमने दोस्तों देखा कि मूर्तियों में नग्नता को दूर हो चुका था, वस्त्र आभूषण वगैरह पहनाने शुरू हो गए थे, लेकिन जो तांबे की मूर्ति है
धातु कला और मुद्रा कला का जो विकास हुआ है, जौन जौन सी दोस्तों जो चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि भवन निर्माण है, शिल्प कला है, चित्र कला है, धातु कला और मुद्रा निर्माण कला है, इनका गुप्त काल में सर्वाधिक विकास हुआ है। इन्हीं को इसी रूप में मैंने पॉइंट्स के रूप में देखा है, सर्वाधिक विकास हुआ है, इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। और बुद्ध की जो 7.5 फीट ऊंची जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वह नालंदा से प्राप्त हुई है, जो कि किसकी है, तांबे की है। याद रखेंगे दोस्तों, पूछा गया है एक बार। और मेहरौली स्तंभ जो लौह स्तंभ है, मेहरौली दिल्ली में एक लौह स्तंभ स्थित है। यकीनन दोस्तों इसकी मैं खुद आश्चर्य हूं कि हजारों वर्षों से, क्योंकि जो गुप्त काल चला है वह 275 से लेकर 550 ईस्वी के बीच, वर्तमान में है 223 ईस्वी, करीब करीब इसे अगर मान के चले मोटे तौर पर तो 2500 साल, 2000 सालें तो हो ही चुकी हैं। अगर 2000 सालें हो चुकी हैं और वह जो मेहरौली स्तंभ लौह है, यानी कि जो लौह स्तंभ है जो कुतुब मीनार के सामने है, उसकी अगर मैं दोस्तों विशेषता की बात करूं तो लोहे पर ऐसी पॉलिश की गई है या ऐसा लोहा उनके द्वारा विकसित किया गया है जो 2000 वर्षों से धूप में, नमी में, बारिश में एक जगह खंभे के रूप में लगा हुआ है। और अभी तक उसकी विशेषता यह है कि उसमें ना तो अभी तक जंग लगा है और ना ही वह लोहा अभी तक गला है। और ऐसा लोहा या ऐसी धातु या ऐसी पॉलिश कहें दोस्तों अभी तक विकसित नहीं की जा सकी है। यह दोस्तों है गुप्त काल। इसीलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसीलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता था। मेहरौली स्तंभ जो लौह स्तंभ है, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ, वह गुप्त काल से संबंधित है दोस्तों। और इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि ऐसी इस पर पॉलिश की गई है जिसके कारण अभी तक इस पर ना तो जंग लगी है, ना ही इस पर दोस्तों कोई प्रकार की ना गला है ना जंग लगी है, जबकि नियंत्रित तौर पर खुले आसमान के नीचे है, बारिश है, धूप है, नमी है, सभी तरह के मानसून वातावरण को झेल रहा है। और आजकल मैं कहता हूं जो आज का लोहा है साधारण वह होता तो आप यकीनन तौर पर खुद देखिए कि हम लगाते हैं और अपने घरों में दरवाजों के रूम में भी लगाते हैं तो 6, 7, 8 महीने के बाद में वो गलना शुरू हो जाता है, जबकि वो हम घरों में लगाया है। दोस्तों बहुत ही उत्कृष्ट एक तरह से कह सकते हैं कि पॉलिश इस लोहे पर की गई थी। गुप्त काल में मुद्रा कला का सर्वाधिक विकास हुआ है। मुद्रा कला को जो सर्वाधिक विकास हुआ है वह किस काल में हुआ है, गुप्त काल में हुआ है। और गुप्त काल में ही दोस्तों सर्वाधिक सोने के जो सिक्के जारी किए गए हैं वो कब किए गए हैं, गुप्त काल में किए गए हैं। मुद्रा कला से अगर बात करें सर्वाधिक विकास कैसे हुआ, कि जो इससे पहले मौर्य साम्राज्य में भी सिक्के चलाए जाते थे, उनमें या तो हमें यूनानियों की या मध्य एशियाई शासकों की जो सिक्के थे उन्हीं के रूप और के द्वारा चलाए गए थे, उन्हीं के अनुरूप। लेकिन जो गुप्त साम्राज्य में सिक्के चलाए गए वो पूर्णतः भारतीय शैलियों पर चलाए गए थे। उसमें पूर्णतः भारतीय राज्यों की, मयूर की, गरुड़ की चित्र अंकित थे और पूर्णतः भारतीय शैली में बनाए गए सिक्के गुप्त काल से ही हमें प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त के सिक्कों पर पूर्णतः भारतीयता का हमें आभास देखने को या भाव देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त के सिक्के जो मूलतः थे कैसे थे, भारतीय सिक्के थे। अब दोस्तों हम देख चुके हैं, चलिए देखते क्या देखा है कि स्थापत्य एवं कला में हमने भवन निर्माण की कला को देखा, स्थापत्य कला को, चित्रकला को और धातु कला को हमने देखा। अब दोस्तों देखते हैं हम कि गुप्त काल में शिक्षा एवं साहित्य कैसा था, शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से थे और साहित्य के रूप में जो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए हैं वो कौन कौन से लिखे गए। चलिए दोस्तों देखते हैं कि शिक्षा की अगर बात करते हैं हम प्रमुख केंद्रों की गुप्त काल में, तो पाटलिपुत्र, वल्लभी, उज्जैनी और काशी थे। याद रखेंगे दोस्तों, पूछता है कि इनमें से कौन गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था, तो कौन कौन से थे, पाटलिपुत्र पटना, वल्लभी गुजरात, उज्जैनी मध्य प्रदेश, काशी या वाराणसी और मथुरा उत्तर प्रदेश। इसके बाद में दोस्तों नालंदा भी गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनता है। और नालंदा जो महाविद्यालय की स्थापना है वह किसके द्वारा की जाती है, कुमारगुप्त के द्वारा की जाती है। इसके बाद में अब देखते हैं प्रमुख पुस्तकों को। नाटक भी है दोस्तों इसमें, पुस्तक भी है इसमें दोस्तों, प्रमुख सिद्धांत भी लिखे हैं और प्रमुख
ग्रंथों को भी इसमें लिखा गया है। लेकिन आपसे एग्जाम में सिर्फ इतना पूछता है कि मुद्रा राक्षस या देवीय चंद्रगुप्तम या मालविकाग्निय मित्रम पुस्तकें किनके द्वारा लिखी गई है। आपसे कभी भी नहीं पूछता है कि यह नाटक है या ग्रंथ है या क्या है, नहीं पूछेगा। आपसे इतना पूछेगा कि मेघदूतम किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा। चलिए दोस्तों देखते हैं कालिदास के प्रमुख नाटक यह लिखे हुए हैं, जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखने होंगे बल्कि रटने पड़ेंगे इन्हें। कैसे याद रखेंगे, चलिए देखते हैं कि जो ऊपर के तीन हैं, ऋतु संहार, मेघदूत और रघुवंश। कौन कौन से दोस्तों, ऋतु संहार, मेघदूत और रघुवंश। इन तीनों को हम एक साथ याद करेंगे, ऋतु संहार, फिर मेघदूत, फिर रघुवंश। ऋतु संहार, मेघदूत और रघुवंश। इसके बाद में फिर इन चारों को हम एक साथ याद करेंगे, कुमार संभव, मालविकाग्निय मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमो उर्वश्यम। फिर से देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले कुमार संभव, मालविकाग्निय मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमो उर्वश्यम। यह दोस्तों जो 7 ग्रंथ है या कहें नाटक हैं, किसके हैं दोस्तों, कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। किनके द्वारा, कालिदास के द्वारा, कालिदास के द्वारा लिखे गए। और आपको याद होगा दोस्तों कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है और इन्हें महाकवि भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे कालिदास। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले देखते हैं, मुद्रा राक्षस और देवीय चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस तो दोस्तों सभी को याद होता है, लेकिन देवीय चंद्रगुप्तम यह कंफ्यूजन बनती है कि यह किसके द्वारा, कहीं कालिदास के द्वारा तो नहीं लिखी गई। नहीं दोस्तों, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम लिखी गई है विशाख दत्त के द्वारा। किसके द्वारा, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। याद रखेंगे दोस्तों, मुद्रा राक्षस और देवीय चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस ऐसा ना समझें आप जैसे कि मालविकाग्नि मित्रम मां आ गया, फिर अभिज्ञान शकुंतलम मां आना गया, देवीय चंद्रगुप्तम कालिदास। नहीं दोस्तों, वो अलग है। कुमार संभव, मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्निय मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमो उर्वश्यम, यह अलग हैं तीनों। और जो दोस्तों देवीय चंद्रगुप्तम है वह लिखी गई है विशाख दत्त के द्वारा। किसके द्वारा, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है देवीय चंद्रगुप्तम। इसके बाद में दोस्तों है बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, जो लिखी गई है 12 मेहर के द्वारा। बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, यह दोस्तों आपको याद करने में कंफ्यूजन होगी, लेकिन दोस्तों मैंने बार बार इनको पढ़ा है, सुबह पढ़ा, शाम को पढ़ा। दोस्तों देखो बुक लिमिटेड हैं, आप छोड़ेंगे, आप सोचें अगर कि इनको छोड़ दे तो दोस्तों नहीं हो सकता। लेकिन आप पीसीएस वगैरह का एग्जाम देंगे तो यकीनन एक ना एक बुक आपको दिखाई देगी। नहीं तो अब तो पीसीएस में तो ऐसे पूछता है कि 4 बुकों दे देगा आपको, पूछेगा कि इनको मिलान कीजिए, तब दोस्तों काफी डिफिकल्ट हो जाता है इनको मिलान करना। फिर से देखते हैं दोस्तों, मुद्रा राक्षस और देवीय चंद्रगुप्तम किसके द्वारा, विशाख दत्त के द्वारा। बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका किनके द्वारा, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका किनके द्वारा, 12 मेहर के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में दोस्तों एक है ब्रह्म सिद्धांत। बृहत संहिता दोस्तों यह अलग है, एक है ब्रह्म सिद्धांत जो किसके द्वारा लिखी गई है, ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई है। ब्रह्म सिद्धांत किसके द्वारा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई है। आगे अगली है दोस्तों आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। यह तो किसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है, आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है। और दोस्तों आपको याद होगा कि भारत का जो पहला उपग्रह जो लॉन्च किया गया था वह लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल सन 1975 को। 19 अप्रैल सन 1975 को आर्यभट्ट यानी कि आर्यभट्ट के नाम पर ही भारत का पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत 2 पुस्तकें या ग्रंथ लिखे गए हैं। आर्यभट्टियम में दोस्तों दशमलव पद्धति के बारे में बताया है। दशमलव पद्धति आज से सोच सकते हैं दोस्तों 2000 साल पहले भारतीय व्यक्तियों ने ही शून्य की खोज की, दशमलव पद्धति की खोज की, वर्गमूल घनमूल की खोज की।
हमसे दोस्तों बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन बस फर्क इतना ही है कि हमने जिन चीजों में, जिन बुकों में लिखा था, उनके स्पष्ट साक्ष्य मौजूद नहीं है, और जो साक्ष्य मौजूद है उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं होती है। बस फर्क इतना है। विद्वानों क्या क्या है कि अपने ही ग्रंथों से कॉपी कर कर उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित करवाया, इसलिए उन्हें जनक माना जाता है। लेकिन दोस्तों जो भी जीरो की खोज जो की गई है वह किसके द्वारा की गई है? आर्यभट्ट के द्वारा की गई है। चलिए दोस्तों, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, नहीं तो थोड़ा सा वीडियो हमारा बड़ा बन जाएगा। आर्यभट्टियम, जिसने दशमलव पद्धति के बारे में आर्यभट्ट ने बताया, और सूर्य सिद्धांत देख लेते हैं यहीं पर कि सूर्य सिद्धांत में आर्यभट्ट ने क्या बताया। सूर्य सिद्धांत में आज से 2000 साल पहले आर्यभट्ट ने बता दिया था। दोस्तों मैं अप्रोक्स बता रहा हूं कि आर्यभट्ट जो थे वो गुप्त काल के प्रमुख रत्नों में से एक थे। सूर्य सिद्धांत में आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जो कि अब भूगोल के जनक के तौर पर जिन्हें कहा जाता है कि इन्होंने यही बात बताई, जबकि आज से कई सौ साल पहले आर्यभट्ट के द्वारा यह बता दिया गया था। सूर्य सिद्धांत में दोस्तों पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यह आर्यभट्ट ने बताया था। इसके बाद में एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है न्यायावतार। क्या है दोस्तों? न्यायावतार, जो कि सिद्धसेन के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है दोस्तों, याद रखेंगे। न्यायावतार जो कि सिद्धसेन के द्वारा लिखी गई है। एक पंचतंत्र जो कि किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। न्यायावतार सिद्धसेन, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। नीति शास्त्र, नीति सार नहीं दोस्तों, नीतिय शास्त्र। नीतिय शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? कामंतक के द्वारा लिखी गई है नीतिय शास्त्र। पूछता है एग्जामिनर कि नीतिय शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है या किस काल की पुस्तक है, तो गुप्त काल की है। किसके द्वारा? कामंतक के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों मैं समझ सकता हूं कि आपको याद करने में कंफ्यूजन हो रही होगी, मुझे भी हुई थी दोस्तों। आज से कहीं ज्यादा मुझे याद करने में कंफ्यूजन हुई थी, लेकिन मैं क्या करता था कि मैंने इन बुकों को सुबह पढ़ा, शाम को पढ़ा, फिर जब लेटते टाइम जब सोने को हुआ फिर इनको एक बार पढ़ लिया। दिन में अगर 3 बार आप 3 ही दिन पढ़ लेंगे तो यकीनन तौर पर आपको यह चीजें याद हो जाएंगी। यही कीजिए दोस्तों, दिन में 3 बार 3 दिन पढ़िए इन पुस्तकों को। बस आपको पुस्तकें रटनी नहीं है, बस केवल पढ़ना है इनको बस। नीति शास्त्र, कामंदक, और ज्यादातर पुस्तकें जो होंगी मैं यहीं पर याद करा दूंगा। नीति शास्त्र कामंदक के द्वारा लिखी गई है। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम लिखी गई है दोस्तों शूद्रक के द्वारा। किसके द्वारा? मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? शूद्रक के द्वारा। एक है अगली पुस्तक दोस्तों योगाचर, जो कि असंग के द्वारा लिखी गई है। योगाचर असंग के द्वारा लिखी गई है। एक है चंद्र व्याकरण, चंद्र व्याकरण जो है वह लिखी गई है चंद्रगो मीन के द्वारा। किनके द्वारा? चंद्रगो मीन के द्वारा लिखी गई है चंद्र व्याकरण। यह तो दोस्तों वैसे ही आपको याद हो जाएगी कि चंद्र व्याकरण और चंद्रगो मीन। अमरकोश जो है वह लिखी गई है अमर सिंह के द्वारा। यह भी दोस्तों आपको याद हो जाएगी। चंद्र व्याकरण, चंद्रगो मीन, अमरकोश अमर सिंह के द्वारा। यह दोस्तों लिखी मैंने इसलिए है कि एग्जाम पे टाइम पे समझ में नहीं आता है। हालांकि हमें सेम ऑप्शन से देखेगा, लेकिन दिमाग कहेगा कि यह नहीं होगा। एग्जामिनर ने इसीलिए दिया है कि हम इसको लगाएं, यही सही है, लेकिन दिमाग कहेगा कि यह नहीं होगा और दिल कहेगा कि यही है। अब किसकी सुना है दोस्तों, यह कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए मैंने सभी को लिखा है कि अमरकोश किसके द्वारा? अमर सिंह के द्वारा लिखी गई है। कामसूत्र जो लिखी गई है वह लिखी गई है वत्स्यायन के द्वारा। वत्स्यायन, कामसूत्र वत्स्यायन के द्वारा लिखी गई है। और कृतार्जुनियम जो है, कृतार्जुनियम जो कि भारवी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? भारवी के द्वारा। चलिए दोस्तों इन पुस्तकों को एक बार फिर से देखते हैं। पहले ऋतु संहार, कौन सी दोस्तों? ऋतु संहार, मेघदूत और रघुवंशम। ऋतु संहार, मेघदूत और रघुवंशम किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखी गई है। फिर अगली है कुमार संभव, मालविकाग्निय मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमो उर्वश्यम, कालिदास के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में दोस्तों आ जाती हैं हमारी मुद्रा राक्षस और देवीय चंद्रगुप्तम। कौन सी दोस्तों? मुद्रा राक्षस और देवीय चंद्रगुप्तम, जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। अगली जो है बृहत संहिता और पंच सिद्धांत का। बृहत संहिता और पंच सिद्धांत का याद करिए दोस्तों, मेरे साथ में आप पढ़िए। बृहत संहिता और पंच सिद्धांत का किसके द्वारा? 12 मेहर के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में दोस्तों आ जाती है ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है ब्रह्मगुप्त के द्वारा। ब्रह्म सिद्धांत और ब्रह्मगुप्त, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्टियम तो आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत आप याद रख सकते हैं
आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की और आर्यभट्ट ने ही यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो सूर्य सिद्धांत से आप समझे कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। किसने बताया? आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्टियम तो वैसे भी आर्यभट्ट आप याद रख सकते हैं। और दोस्तों तो इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है कि 19 अप्रैल 1975 को पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था जिसका नाम आर्यभट्ट था। इसके बाद में प्रमुख पुस्तक है एक न्यायावतार, जो कि सिद्धसेन के द्वारा लिखी गई है। इसको आप दोस्तों कैसे याद रख सकते हैं कि न्याय 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 मतलब न्यायावतार, न्याय तुम्हारा सिद्ध हो चुका है, न्याय तुम्हारा सिद्ध हो चुका है, अब तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। ऐसे याद रख सकते हैं कि तुम्हारा न्याय जो है वह सिद्ध हो चुका है। हाँ, तुम निर्दोष हो, तुम्हारा न्याय सिद्ध हो चुका है, अब तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी। तो न्यायावतार सिद्धसेन के द्वारा लिखी गई है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा, आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा। पहली बुक है जो मैंने आपको याद करने को बताई है, इसकी पहली वाली तो आपको फिर याद ही हो जाएंगे। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा। नीति शास्त्र कामंदक के द्वारा। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा। नीति शास्त्र कामंदक मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा। और योगाचर असंग के द्वारा। चंद्र व्याकरण चंद्रगोमीन अमरकोश अमर सिंह कामसूत्र वात्स्यायन। इसको दोस्तों कैसे याद रख सकते हैं कि मैं दोस्तों आपको वही बताता हूं कि जो मुझे कंफ्यूजन हुई और मैंने उसमें ट्रिक्स लगाई, उन सभी को मैं आपको बता देता हूं। और आपको जिन बुकों में याद करने में कंफ्यूजन लगती है तो थोड़ी सी ट्रिक्स आप एक आध दो लगा लिया करें खुद से। कि कामसूत्र और वात्स्यायन, आप समझ सकते हैं कि दो महिलाएं हैं जिनको काम बहुत है और क्या कर रही हैं दोस्तों? काम करने को बहुत है, फिर भी वो क्या कर रही हैं? बातें कर रही हैं। काम बहुत है फिर भी बत्स यानी कि बातें कर रही हैं। कामसूत्र और वात्स्यायन। कृतार्जुनियम जो है वो भारवी के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में दोस्तों एक थे महाकवि भास, जिनको हमने मौर्य साम्राज्य में पढ़ा था, लेकिन उनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वह छूट गई थी, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा है कि प्रमुख पुस्तकें या पॉइंट जो छूट जाएंगे उनको हम क्वेश्चंस में देखेंगे, या भी क्वेश्चंस में भी नहीं हो पाते हैं तो फिर आगे वाली वीडियो हम देखेंगे। इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपके लिए कोई पॉइंट अगर छूट गया किसी टॉपिक का तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, चाहे मैं नोट डाल के बताऊं, कैसे भी बताऊं, आपको कोई पॉइंट छोड़ूंगा नहीं। एक कवि थे महाकवि भास, याद करिए महाकवि भास को हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। जिनकी ये पुस्तक को हमने देखा था, एक स्वप्नवास दत्ता, यही पुस्तक को देखा था। लेकिन इनकी और दो पुस्तकें हैं, एक चारू दत्ता है और उरुभंगा है। यह भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। स्वप्नवास दत्ता महाकवि भास की पुस्तक सभी को याद होती है, लेकिन दोस्तों एक चारू दत्ता है और एक उरुभंगा है। स्वप्नवास दत्ता, चारू दत्ता है और उरुभंगा, यह तीनों पुस्तकें महाकवि भास के द्वारा लिखी गई हैं। यह दोस्तों हमने यहां पे देखा प्रमुख पुस्तकों को। अब दोस्तों फिर आते हैं हम इस पर। गुप्त काल में सर्वाधिक प्रगति जो हुई है वह गणित के क्षेत्र में और ज्योतिषी के क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। यह प्रश्न किसी स्टेट पीसीएस में एग्जैक्ट पूछा गया था कि गुप्त काल में सर्वाधिक प्रगति हमें किन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो किन क्षेत्रों में? पहली गणित और दूसरी ज्योतिषी के क्षेत्र में देखने को मिलती है। अब दोस्तों हमने जैसे कि पहले भी आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा है, यहाँ पे दोस्तों मैंने डिटेल में लिखा है, जिनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि इस काल के वैज्ञानिक, गणतज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट कौन थे? एग्जाम में पीसीएस में पूछा गया था, और इसमें पूछा गया था एक सही है, दो सही है, तीन सही है, या सभी सही है, या सभी गलत है, जो कि शायद छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था कि आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक भी थे, एक गणतज्ञ भी थे और एक खगोल विद भी थे। ठीक है दोस्तों, खगोल शास्त्री भी थे। पृथ्वी गोल है, वह अपनी धुरी पे घूमती है और सूर्य का चक्कर लगाती है। यह किसने बताया? यह बताया आर्यभट्ट ने। किसने बताया? जो कि सूर्य सिद्धांत में बताया है। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। वर्गमूल, घनमूल निकालने की जो विधि किसने बताई? आर्यभट्ट ने बताई। ज्यामितीय सिद्धांत किन्होंने दिए? यह दोस्तों क्वेश्चंस है, आप ना समझिए एक एक शब्द से एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाता है, और शुरू से हम क्वेश्चन जब करते हैं तो देखते आ रहे हैं कि हाँ किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। कि ज्यामितीय सिद्धांत किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा। वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि किसके द्वारा दिखाई गई? आर्यभट्ट के द्वारा। शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने। पृथ्वी गोल है, वह सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी के चक्कर चंद्रमा लगाता है, किसने बताया? आर्यभट्ट ने। इस काल के वैज्ञानिक, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। ठीक है दोस्तों, चलिए और देखते हैं कि ब्रह्मगुप्त।
ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल एवं विकर्ण की लंबाई। चक्रीय चतुर्भुज आपने, अगर आप एसएससी वगैरह की या पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस में थोड़ी मैथ थोड़ा तो कम आता है, लेकिन एसएससी वगैरह में चक्रीय चतुर्भुज अक्सर बच्चे पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा चक्रीय चतुर्भुज। इसमें जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा जो विकर्ण की लंबाई निकाली जाती है, किस तरीके से निकाली जाती है आपको पता होगा। इसके बारे में जो बताया है वह किसने बताया है? तो ब्रह्मगुप्त ने बताया है। किसने बताया है? ब्रह्मगुप्त ने। किसमें? जो ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया है उसमें बताया है। शून्य के प्रयोग के जो नियम के बारे में बताया है कि किस तरीके से शून्य का प्रयोग होगा, वह ब्रह्मगुप्त ने बताया है। लेकिन शून्य जो उत्पत्ति जो की है वह किसने की है? आर्यभट्ट ने की है। द्विघात समीकरण को हल करने के सूत्र। द्विघात समीकरण आप यकीनन जानते होंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, और द्विघात समीकरण को हल करने के जो सूत्र दिया है वह किसने दिया है? तो वह किसने दिया है? ब्रह्मगुप्त ने दिया है। ब्रह्मगुप्त की एक तो पंच सिद्धांत है बुक, और अगली जो इंपॉर्टेंट बुक है वह है दोस्तों खंड खाद्यक। कौन सी दोस्तों? एक ब्रह्म सिद्धांत है ब्रह्मगुप्त की, तो यह तो याद हो जाएगी, लेकिन ब्रह्मगुप्त की जो बुक आपको याद करनी है, जो पूछी गई है कई बार, वह है खंड खाद्य। कौन सी दोस्तों? खंड खाद्य। अगले दोस्तों जो है हमारे हैं वो है सुश्रुत, और सुश्रुत के साथ में आप एक और को याद करें जिन्हें हम कहते हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी जो कि हमने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जब नौ किनको दोस्तों? 9 रत्नों को देखा था, तब हमने देखा था कि 9 रत्नों में एक दोस्तों धन्वंतरी थे, जिनमें से धन्वंतरी एक चिकित्सक थे, और सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। शल्य चिकित्सा का जनक, या कहें दोस्तों मोतियाबिंद वगैरह की जो शल्य चिकित्सा की जाती है वर्तमान में, उसका जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सुश्रुत को ही कहा जाता है। किसको दोस्तों? सुश्रुत। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, सुश्रुत शायद संहिता लिखी गई है। सुश्रुत संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा? सुश्रुत के द्वारा। शल्य चिकित्सा के जनक इन्हें कहा जाता है। आपने एनसीईआरटी में शायद 6 या 7th में पढ़ा भी होगा कि शल्य चिकित्सा एक व्यक्ति आता है इनके पास, जिनकी क्या हुई थी? नाक कट गई थी। अब रात के अंधेरे में ना तो वो व्यक्ति है सुश्रुत को देख पाता है, ना सुश्रुत उस व्यक्ति को जान पाते हैं। आप क्या करते हैं? नाक कटी हुई सुश्रुत करते हैं, जो कि वर्तमान में प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, उसका जनक किन्हें कहा जाता है? तो सुश्रुत को कहा जाता है। इन्होंने उसके पैर से गोश्त को काटा, और उस गोश्त को काट कर कहाँ लगा दिया? उसकी नाक पर लगा दिया, और कुछ समय के बाद जब वो व्यक्ति से वह मिलते हैं तो पहचान लेते हैं कि हाँ यही व्यक्ति था। सर्जरी की खोज किसने की थी? सुश्रुत ने की थी। शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है। एक थे दोस्तों नागार्जुन। कौन थे दोस्तों? नागार्जुन। रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है इन्हें। रसायन विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक ना कह सकते हैं दोस्तों कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ना देखें तो, लेकिन रसायन विज्ञान से संबंधित गुप्त काल में कौन थे? तो वह थे दोस्तों नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन थे। इसके बाद में हम दोस्तों देखते हैं बाणभट्ट को। आर्यभट्ट दोस्तों अलग है, यह है बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा अष्टांग संग्रह कहें दोस्तों, या कहें अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय जो पुस्तक लिखी गई वह किसके द्वारा लिखी गई है? वह लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा, जो कि एक आयुर्वेद का ग्रंथ है। हृदय से आप समझ सकते हैं कैसा आयुर्वेद। बाणभट्ट के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, कौन सी लिखी गई है? अष्टांग हृदय लिखी गई है, जो किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। अगले हैं दोस्तों बारहमिहिर, जो कि एक ज्योतिषीय ज्ञाता थे, जो कि हमने 12 जब 9 रत्नों को देखा था। सॉरी दोस्तों, कभी कभी गलत निकल जाता है जल्दी में। जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे, उनमें से एक थे बारहमिहिर, जो कि थी ज्योतिषी के बहुत बड़े ज्ञाता थे। इनके द्वारा प्रमुख पुस्तकें जो लिखी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें याद रखेंगे, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जातक। इन दोनों को आप साथ में याद रखेंगे। बृहत संहिता और बृहत जातक। बृहत संहिता और बृहत जातक। बृहत संहिता और बृहत जो जातक है दोस्तों, किसके द्वारा लिखी गई है? वह लिखी गई है बारहमिहिर के द्वारा। पुस्तकों का संबंध किससे है? ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। तीनों पुस्तकों को दोस्तों, पंच सिद्धांतिका हो, बृहत संहिता हो, बृहत जातक हो, तीनों पुस्तकों में ज्योतिष शास्त्र के बारे में लिखा गया है। ज्योतिष शास्त्र ज्ञाता कौन थे? वह थे दोस्तों बारहमिहिर। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जातक। इसके बाद में दोस्तों आ जाते हैं अगले भास्कराचार्य, जो कि एक खगोलज्ञ थे और गणितज्ञ थे। खगोल विज्ञानी भी थे और गणितज्ञ थे। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है 2, एक है सिद्धांत शिरोमणि
अगली है लीलावती। दोस्तों जितनी भी पुस्तकें हैं आपको लग रहा होगा कि ज्यादा है, क्योंकि आप शुरू से देख रहे हैं कि मैंने कोई भी अगर टॉपिक आपको पढ़ाया है तो मैंने कभी आपको पॉइंट्स के रूप में नहीं पढ़ाया कि मैंने आपको 10 12 या 25 पॉइंट लिख दिए हो और टॉपिक हमारा पढ़ गया हो। मैंने चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, जितना तोड़ सकते थे उतना तोड़ा है मैंने, और चीजों को सबसे सेक्शन वाइज मैंने बांट के लिखा है। गुप्त साम्राज्य को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने उस पर उत्पत्ति देखी थी कि राजा जो थे उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, उनका धर्म क्या था, और हमें गुप्त काल की जो एक केंद्रीय सत्ता के रूप में सामने आया हमारे, उसकी जानकारी के स्रोत क्या थे। स्रोत को भी हमने 3 भागों में बांटा, पुरातात्विक, साहित्यिक और फिर विदेशीय विवरण, जो कि जैसे कि हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आते हैं, फाहियान। फाहियान के विवरण के अनुसार भी हमने देखा कि उन्होंने क्या क्या बताया था। आप खुद बताइए कि हमने शुरू से हर टॉपिक को बांटकर पढ़ा है कि हमें याद करने में आसानी हो। और मैंने फिर उसमें भी आपको बांट के बताया था कि जो स्थापत्य कला है और जो प्रमुख मंदिर हैं, प्रमुख पुस्तकें हैं, आप स्रोतों के रूप में याद करिए, जिससे आपको पता रहेगा कि गुप्त काल में इनको लिखा गया है, और गुप्त काल के जानकारी के स्रोत के रूप में अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है तो उसे भी आप बता पाएंगे। तो दोस्तों भास्कराचार्य जो कि एक खगोल विज्ञानी थे और गणितज्ञ थे, इनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई हैं, सिद्धांत शिरोमणि किसके द्वारा, भास्कराचार्य के द्वारा, और एक लीलावती। लीलावती सिद्धांत शिरोमणि किसके द्वारा, भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई है। अब दोस्तों हमने यहां पर देख लिया है शिक्षा और साहित्य, और इसके पहले हमने स्थापत्य कला को देखा था, जिसमें हमने भवन निर्माण की कला, शिल्प कला, चित्रकला, धातु कला सभी को देखा था। यहाँ पे प्रमुख पुस्तकें वगैरह हमने देख ली। अब देखते हैं हम दोस्तों लास्ट हमारा जो है, इसके बाद में हमारा गुप्त साम्राज्य खत्म। इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने को दोस्तों कोई भी साम्राज्य आप खुद समझिए कि अगर आपका परिवार है, आपके परिवार में कितने भी सदस्य हैं, अगर आपके परिवार की आप 300 या 400 वर्षों की हिस्ट्री को अगर आप लिखेंगे तो क्या आप उस हिस्ट्री को 2 या 2.5 पन्ने में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। किसी भी एक व्यक्ति की अगर मैं कहूं कि उसका 50 साल का आप इतिहास लिखिए कि उसने क्या किया, वो 2 पन्नों में आप लिख सकते हैं? कभी नहीं लिख सकते। हमारे पढ़ने का दोस्तों तरीका केवल उतना रहेगा कि हम किसी भी चीज को फालतू नहीं पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे जितना एग्जामिनर पूछता है हमसे। ठीक है दोस्तों, उतना पढ़ेंगे जितना हमसे एग्जामिनर पूछता है, और किस तरीके से प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम देखेंगे, ताकि अगली बार जब हम पेपर को दें और क्वेश्चन हमारी नजरों के सामने आए तो हमारे चेहरे पे क्या आए, सबसे पहले मुस्कुराहट आए कि कैसा प्रश्न एग्जामिनर ने यार पूछ लिया, जो तो हमें पता है। और जब एक प्रश्न दोस्तों सही होता है तो यकीनन तौर पर हमें बहुत खुशी मिलती है कि यार हमने जो पढ़ा है वही पेपर में आ रहा है। तो दोस्तों परेशान आप बिल्कुल ना हो, जितने मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ते चलिए। आपके जरिए मैं और मेरे जरिए आप जब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो यकीनन चीजें दोस्तों समझ में आएंगी चीजें, और प्रश्न भी हम झंडे गाड़ के जरूर आएंगे पेपर में। भास्कराचार्य के द्वारा सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती लिखी गई है। अब देखते हैं कि गुप्त काल का पतन कैसे हुआ। सबसे पहले हमने देखा था कि हूणों का आक्रमण, जो कि किसके काल में होता है, हूणों का आक्रमण जो होता है वह होता है दोस्तों स्कंदगुप्त के शासनकाल में। स्कंदगुप्त के शासनकाल में होता है हूणों का आक्रमण, और हूणों के आक्रमण को ही दोस्तों प्रमुख वजह मानी जाती है किसको, गुप्त साम्राज्य के पतन की। इसके बाद में जो पतन का दूसरा प्रमुख कारण माना जाता है वह माना जाता है कि शासकों का निर्बल होना, तथा जो शासक ठीक भी थी उनके द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया जाना। क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, और बौद्ध धर्म में अहिंसा, हिंसा जो थी उसका मना किया गया था, किसी भी पशु का वध नहीं किया जाएगा, मना किया गया था। इसलिए जिन शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया उन्होंने युद्धों का त्याग किया, और धीरे धीरे साम्राज्य का जो विस्तार था वह सिकुड़ता चला गया। क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न तरह के राजाओं का उदय होना शुरू हो गया। अगला जो हम प्रमुख कारण देखते हैं दोस्तों कि प्रशासन को जो सामंतीय ढांचा था, प्रशासन का हमने शुरू में भी देखा सबसे पहले कि प्रशासन दूसरी वीडियो में कि किस तरीके से चलाया जाता था। एक तरीका था सामंत, क्योंकि जो सामंतीय ढांचा था प्रशासन का वह प्रमुख एक कमजोरी साबित हुआ, जिसमें गुप्त साम्राज्य के पतन के क्रम में एक प्रमुख अपने मील का पत्थर साबित हुआ। अगले बार में दोस्तों देखते हैं जैसे कि उत्तरवर्तीय जो शासक थे अयोग्य थे, निर्बल थे, बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया, और नगरों का धीरे धीरे दोस्तों नगर दोस्तों धीरे धीरे छोटे हो गए और इनका पतन होता गया। और अगला दोस्तों है वह है दोस्तों संघात्मक स्वरूप। शासन का जो संघात्मक स्वरूप था
वह गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण बना। तो यह थी दोस्तों आज की हमारी यह वीडियो। कैसी लगी दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है। और पहली बात तो जब आप कमेंट्स करते हैं तो मन को दोस्तों बहुत सुकून मिलता है। लगता है कि आपके एक कमेंट से कि मन एकदम गदगद हो जाता है, कि लगता है कि मेहनत सफल हुई, जो आपके लिए इतनी गर्मी में वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। इसीलिए मैं आपको सुबह के टाइम पढ़ाता हूं कि ताकि लाइट चली जाए तो आपको चीज़ें क्लियर दिखाई दे। अब लाइट का कोई भरोसा नहीं है कि लाइट दोस्तों जब से हम पढ़ा देख रहे हैं तब से लाइट नहीं आई है। अब लाइट का इंतजार करेंगे तो फिर किसी दिन वीडियो हमारी बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। और चीज़ें आपको क्लियर दिखती हैं, आपने कमेंट से बता दिया हाँ चीज़ें सही दिख रही हैं सर, तो फिर दोस्तों मैं सुबह के टाइम ही आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो? आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। और जैसे कि दोस्तों हमारा शुरू से ही यही उद्देश्य रहा है कि आप सब अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए इतना करिए कि आप जिस तरीके से जुड़े हैं उसी तरीके से अपने एक बेस्ट फ्रेंड को, आपका कोई तो प्रिय मित्र होगा, उसको जोड़िए। और जिसको आपने जोड़ा है उसका जो प्रिय मित्र हो उससे करिए, उससे कहिए कि फिर एक और व्यक्ति को हमसे जोड़े। इसी तरह दोस्तों होगा क्या कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारी फैमिली जो है एक बहुत बड़ी फैमिली के रूप में बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके हमने गुप्त साम्राज्य को पूरा पढ़ लिया है, अब इसके हम प्रश्नों को करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, और किसी के लिए ना सही तो अपने माँ बाप के लिए पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, अपने साथ, अपने माँ बाप के साथ कोई दोस्तों एक तरह से वो ना करें कि दिखावा टाइप में कि हम पढ़ रहे हैं। जितना पढ़े, जितनी देर पढ़े, पूरे मन से और पूरी मेहनत से पढ़े। अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, क्योंकि दोस्तों किसी दिन हो सकता है कि आपको पढ़ने का मन ना करे तो एक दिन का आप आराम करें, लेकिन उस आराम को दोस्तों नियमित ना बनाएं। आप एक दिन का आराम हो चुका है, फिर एक दिन के आराम को आप फिर कोशिश करें कि उसकी भरपाई कर पाएं आप। इसी तरह दोस्तों कि जब आपकी मेहनत आपकी आदत बन जाएगी तो फिर आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। चलिए दोस्तों बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।